तो बच्चों आज का हमारा नया चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे आयरन की +2 तो फेरस, +3 तो फेरिक। वहीं सोडियम पोटेशियम की हम बात करें तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पोटेशियम की +1 है, कैल्शियम की +2 है, मैग्नीशियम की +2 है। लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, बदलती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि 4s और 3d के बीच एनर्जी गैप कम होता है, जिस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती है और इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, बदलती है। अब देखो यहां पर Mn की हम बात करें, मैग्नीज की, तो मैग्नीज +2 भी शो करता है, +3, +4, +5, +6, +7। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अलग अलग एलिमेंट के साथ। जैसे मान लो MnO, तो यहां पर मैग्नीज +2 है, MnO2 तो यहां क्या है +4 है, फिर उसके बाद MnO4- तो यहां क्या है Mn +7 है। तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर जिंक की बात करें तो जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते। जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे वो ट्रांजिट कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। जिंक की वेरी नहीं करती। Why D ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि इनके 4s और 3d के बीच जो एनर्जी गैप है बहुत कम होता है और उस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। What is the general configuration of D ब्लॉक एलिमेंट? D ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 N-1 D 1 to 10। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब देखो जैसे मान लो मुझे स्कैंडियम है 21, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप लिखोगे आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद 4s2 और फिर 3d1। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में दो चीजें, दो के कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। जैसे एक है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम इज 24, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन। अब बचे कितने? ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। s में हम 1 भरते हैं। यहां पर कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा है? यहां पर अफबाउ रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जिसकी एनर्जी कम हो रही है उसको हम पहले पूरा नहीं भर रहे हैं। 4s1 3d5 क्यों? क्योंकि ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल होने के भी दो रीजन है। पहली बात सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी बात हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 2 3 4 5 और 6 है। ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपसे मान लो आपसे क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, मतलब आपको क्या करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप कहां से निकालोगे? 4s पहले खाली करोगे। पहला इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 बचेगी, ठीक है। वैसे ही एक कॉन्फ़िगरेशन और देख लो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 और यहां पर होता है आर्गन 4s1 3d10। ये एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के d में चला जाता है ताकि d फुल्ली फिल्ड हो जाए। और फुल्ली फिल्ड क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। फुल्ली फिल्ड मोर स्टेबल। Why zinc is not considered as transition element? जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसीडर नहीं करते? क्योंकि जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब जिंक की एक ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखूं, ठीक है, चलो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10।
या इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैं और एक्सपांड करके लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 पहले लिख दे रहा हूँ और 4s2। ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है। अब जिंक से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो चलो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं Zn+2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4s खाली हो जाएगा, तो 3d क्या हो जाएगा 10। अब ये जो है d10 ये फुल्ली फिल्ड है, तो जिंक +2 Zn+2 में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से जो जिंक के सॉल्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो वाइट होते हैं। तो जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अब जिंक का कंपाउंड बनाओगे तो ZnCl2 ZnSO4 सब जगह जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्यों शो नहीं करता? अरे भाई ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तीनों इसके ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। अब वाई जिंक कैडमियम मरकरी, ये देखो जिंक कैडमियम मरकरी, इसके बाजू में आता बोरॉन वाला ग्रुप, वो 13 ग्रुप है, तो ये क्या हो गया 12th ग्रुप एलिमेंट। ये जो 12th ग्रुप एलिमेंट है ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। मरकरी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो अब ये जो मेटल है ये इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब जैसे आयरन है, आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक आयरन दूसरे आयरन एटम से, तीसरे आयरन एटम से, चौथे आयरन एटम से मल्टीपल मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और जहां मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर जिंक कैडमियम मरकरी, इनके आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनका जो एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग की जो क्षमता है वो कम होती है, ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनते नहीं है। तो इस वजह से ये सॉफ्ट मेटल है और इनको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। और मरकरी तो इतना सॉफ्ट है कि वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। Why do we block element have high enthalpy of atomization? जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे आयरन है, आयरन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बहुत सारे आयरन एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये भी बहुत सारे आयरन एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे आयरन एटम से क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस तरह की बॉन्डिंग को ही हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग की 2 खास बातें, एक मेलिएबिलिटी और दूसरी डक्टिलिटी। मेलिएबल मतलब कि आप लोहे को पिघला के उसकी शीट बना सकते हो, कॉपर को पिघलाकर उसकी शीट बना सकते हो। अब ये जो पॉसिबल है, ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। भाई अगर इतनी मोटी लेयर है तो ये लेयर आगे हो जाएगी और पतली लेयर हो जाएगी, मतलब इस तरीके से आप इसको स्प्रेड कर सकते हो, मेलिएबिलिटी। दूसरा आप इसके वायर बना सकते हो, दैट इज डक्टिलिटी। तो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर यही बताया, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो रोटेट करते हैं और उसकी वजह से इसमें मेटालिक बॉन्ड है। अब मेटालिक बॉन्ड है मतलब कि एक्सटेंसिव बॉन्डिंग है, एक आयरन बहुत सारे बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो अब अगर इस एटम को, इस आयरन को एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है, अभी क्या है, अभी हमने जैसे मान लो एक आयरन का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब उस पूरे आयरन को हमें किस में करना है, एटॉमिक स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो जितनी हीट देनी पड़ेगी दैट इज डेल्टा एच एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, 1 मोल आयरन एटम को गैसियस आयरन एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहां पर एक्सटेंसिव मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब ये जाके एटॉमिक स्टेट, वेपोराइज स्टेट में कन्वर्ट होगा।
Why is the highest oxidation state of metal exhibited in its oxide and fluoride only? जैसे देखो MnO4 माइनस, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, मैक्सिमम है। अब यहाँ पर क्या है, जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब देखो MnO4 माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये MnO4 माइनस है। अब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर ये देखो ऑक्सीजन और Mn मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -2, ये 2 खींचेगा फिर -2, लेकिन इससे क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, +2 +2 +2 और ये हो जाएगा +1, 2 4 6 7, तो यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन हो जाएगी +7। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 और Fe+2। तो चलो Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 4s1 3d5, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था। अब क्रोमियम +2 की बात करते हैं, आर्गन 4s0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3d4, ठीक है। अब Fe+2 की बात करते हैं, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d6, लेकिन +2 है तो 4s खाली हो गया तो बचा क्या 3d6। अब यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर 3d6 है और यहां क्या है 3d4 है। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो Fe+2 Fe+3 बनाना चाहता है। क्यों, क्योंकि अगर Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो 3d5 बन जाएगा, जो कि हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो Fe+2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Fe+2 विल गिव इलेक्ट्रॉन easily to attain stable configuration। इसकी वजह से it act as good reducing agent। Explain the following with same D4 configuration, chromium +2 is reducing whereas Mn+3 is oxidizing। अब देखो वहां पर Fe+2 और Cr+2 में कंपेयर कर रहा था, 3d6 से 3d5 ज्यादा स्टेबल है तो पहले वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं Cr+2 और Mn+3 की। अब Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, Cr+2 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d4। अब यहां पर 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 क्रोमियम में। अब आयरन में Mn+3 की हम बात करें तो Mn+3 में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 3d4। अरे इसका एटॉमिक नंबर 24, इसका 25, इसमें से 2 निकालो, इसमें से 3 निकालो, इसमें भी 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। अब सवाल यह है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन वो खुद सवाल में ऐसा बोल रहा है कि Cr+2 इज रिड्यूसिंग। अब देखो Cr+2 जो है वो रिड्यूसिंग है। अब वो क्यों है, क्योंकि Cr+2 में स्प्लिटिंग होगी। अब यहां पे D4 कॉन्फ़िगरेशन है, चलो अब अपन D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाए, ये सेकेंड स्टेट बनाई गई है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी उन्होंने गेन कर ली, हायर एनर्जी लेवल पे आ गए। अब 1 2 3 एंड 4, तो यहां पर क्या हो गया, ये D4 होता क्या है, क्रोमियम +2 के केस में स्प्लिटिंग होती है, और जब स्प्लिटिंग होती है, अब देखो मैंने ऐसा
कैसे बताया कि भाई स्प्लिटिंग होती है, वो खुद बोल रहा है कि Cr+2 रिड्यूसिंग है, तो उसको बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि Cr+2 क्यों रिड्यूसिंग है। Cr+2 में इस तरह से स्प्लिटिंग होती है और यहां पे D4 बन जाता है। अब यहां पर क्या है, D3 इज मोर स्टेबल, यहां पर D3 क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं D4 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इस वजह से वो रिड्यूसिंग है। तो आपको यही लिखना है Cr+2 wants to attain D3 configuration. So it gives electron and act as रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसने इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया ताकि वो D4 से D3 हो जाए, स्टेबल हो जाए, और इस वजह से वो रिड्यूसिंग है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+3। Fe का कॉन्फ़िगरेशन, Fe is 26, आर्गन 4s2 3d6, 18, 19, 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन। अब +3 करना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले 4s से निकालो। याद रखना 4s पहले खाली करना है, इस बात को कभी मत भूलना। क्यों खाली करना है, 1 2 3 एंड 4, 3d तो यहां है, 4s बाहर है। अगर रेडिएशन आएगा तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना कि 3d से, इसलिए 4s को पहले खाली करना है। अब देखो Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, अब D से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, D5 बना देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगर छठवां इलेक्ट्रॉन था तो वो यहां था, तो यहां से निकला। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए Fe+3 में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n n+2, और n यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो चलो 5 पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 5 और 5 + 2 7, 7 5 जा 35, √35। अब देखो 36 6 का रूट होता है, तो 35 5.9 के आसपास होगा, तो अराउंड 5.9, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, BM, मैग्नेटिक मोमेंट की। अब वैसे ही Cr+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 4s0 हो गया, 3d3 बचा, 3 अनपेयर्ड। मैग्नेटिक मोमेंट यहां 3 पुट कर दो, 3 + 2 5, 5 3 जा 15, √15। Zn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Why D ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अब पहली बात तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। जहां भी इस तरह के बिग ब्रैकेट हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे FeCN6-3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें ये जो होते हैं ये लिगेंड होते हैं, और लिगेंड का काम क्या है, लोन पेयर डोनर। ये लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब आयरन के पास खाली d ऑर्बिटल है, इस वजह से ये Cn जो है ये अपने लोन पेयर आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटल में रख देता है। तो ये आयरन जो है या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, इस तरह का कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट बना रहे हैं। तो ऐसा इस वजह से बना रहे हैं, पहली चीज तो इसके पास खाली d ऑर्बिटल है, दूसरी बात इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। दे हैव ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स readily because of the small size of ion and higher nuclear charge, they possess higher charge density and the due to presence of vacant d orbital। ये दो रीजन है जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। Why D ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट कई जगह एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, जैसे हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस जैसे अमोनिया की सिंथेसिस, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन
इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है, ट्वाइस अमोनिया बनेगा। तो यहाँ पर आयरन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर ऐसा कई जगह, जैसे आपका इथीन का हाइड्रोजनेशन करना है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, निकल, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। देखो कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पर क्या क्या ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी वजह से वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। सबसे पहला रीजन, द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दे हैव द एबिलिटी टू एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, इनकी वैलेंसी बदलती है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं। ये सेंटर का काम करेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए डी ब्लॉक दे देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए इसी को वापस कर दो। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, इस वजह से कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और इनके बीच क्या है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल मतलब फ्री स्पेस। इस फ्री स्पेस में स्मॉल एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहां पर एंट्रैप हो जाएंगे। कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसलिए इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा क्या खास होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, ये वॉइड्स हैं, इनका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से स्मॉल एलिमेंट, अच्छा ये कोई फिक्स रेशियो में डिपॉजिट नहीं होते, इसलिए हम इनको नॉन स्टोइचोमेट्रिक भी कहते हैं। मतलब कितने भी हाइड्रोजन जितने आ सकें उतने उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे। ट्रांजिशन मेटल हैव डिफेक्ट in their crystal lattice. The transition metal form interstitial compound as small atoms such as carbon, hydrogen, nitrogen are trapped inside the interstitial space in the crystal lattice of metals. What is disproportionation reaction? Explain with example. देखो H2O2 ये ब्रेक हो जाएगा, H2O प्लस हाफ O2। यहां पर ये देखो O2 पे चार्ज -2 है, ये H2O2 है तो यहां +2, ये -2, यहां पे O2 पे चार्ज -2 है। अब देखो इसको अपन ऐसा करते हैं, O2 पे चार्ज -2 है तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1 और दूसरे ऑक्सीजन पे चार्ज -1। अब यहां पर इस ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो -1 से -2 क्या हुआ, रिडक्शन। और -1 से यहां क्या हो गया, 0, इस ऑक्सीजन पर चार्ज 0 तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अगर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है, इफ सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइजेज एज वेल एज रिड्यूसेज, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब डी ब्लॉक में क्यों आया डिस्प्रपोर्शनेशन, ये देखो ये इसलिए आया। व्हाट हैपन्स व्हेन KMnO4 इज हीटेड। KMnO4 को हीट करने पर क्या होगा, देखो KMnO4 को हीट करने पर एक बनेगा K2MnO4 प्लस MnO2 और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस, और यहां पर Mn दो हैं, यहां ट्वाइस लगा दो। अब समझना पॉइंट की बात, यही रिएक्शन लिखी है ऊपर, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सब में, ठीक है। ये Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, KMnO4, K की 1, Mn की निकालनी है X, ऑक्सीजन की -2, 4 × -2, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, = 0, तो 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, x = +7, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अब देखो +7 से ये क्या हो रहा है, यहां पर क्या आ जाएगा, +6, ऐसे ही निकाल लेना।
और यहां पर क्या आ जाएगा +4, ठीक है। तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं यहां पर दोनों केस में, सॉरी यहां पर दोनों केस पे रिडक्शन ही हो रहा है, क्योंकि ये तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड, आपको रिएक्शन याद रखनी है कि KMnO4 को हीट करने पर K2MnO4 बनेगा और MnO2 बनेगा, तो ये रिएक्शन आपको बस याद रखनी है, और दोनों केस में Mn रिड्यूस ही हो रहा है। एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। देखो ये जो कॉपर प्लस आयन है इसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, कॉपर से कॉपर +2, यहां हो गया ऑक्सीडेशन, और कॉपर से बन जाता है कॉपर, यहां हो गया रिडक्शन। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑल्दो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर +2 टू कॉपर +2, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही कॉपर प्लस बना तो देखो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d10। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कॉपर प्लस, ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब 3d10 है, ये फुल्ली फिल्ड है। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर +2 कंपनसेट फॉर इट, देयरफॉर कॉपर प्लस आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, और ये कॉपर प्लस आयन डिस्प्रपोर्शनेट होकर कॉपर +2 और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका रीजन कहीं ना कहीं हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एनायन आर इन द ऑर्डर। अब इसको एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसकी +7, इसकी +6, इसकी +5। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, तो यहां पर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा KMnO4, फिर Cr2O7, फिर VO2+। VO2+ का निकाल के देख लेते हैं, x -4 = +1, x = +5, तो इसकी +5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज। अरे मैंगनीज है 25, कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैंगनीज का, आर्गन 4s2 3d5। अब 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकाल लें, और 3d5 1 2 3 4 5, इसकी बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब उसने बोला थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखो पहले 2 आयोनाइजेशन एनर्जी में ये निकल गया। अब तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा इस वजह से है क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में ये 3d5 अटेन कर लेता है, जो कि हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से मोर स्टेबल है। हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी या आसानी से नहीं निकलेगा। वाई जिंक सॉल्ट्स आर वाइट, मैंने अभी बताया था, Zn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4s 0 है, 3d10 है। Zn+2 में जिंक सॉल्ट ऐसे ही बनते हैं, जैसे ये देखो, ये ZnCl2 है, ये ZnSO4 है, यहाँ सल्फेट पे -2, जिंक पे +2 चार्ज, यहाँ 2 क्लोराइड पे -2, यहाँ +2 चार्ज। इसलिए क्या है, ये कलरलेस है या वाइट है। Assign reason for each of the following. Transition metal generally form colored compound. देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे KMnO4 वॉयलेट है ना, Cr2O7 का ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा क्यों? अब देखो ऐसा इस वजह से होता है कि इनमें जो d ऑर्बिटल है उसमें स्प्लिटिंग होती है, T2g और Eg। अब होता क्या है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं तो ये एनर्जी को इमिट करते हैं, और एनर्जी को इमिट करते हैं Sc/λ की फॉर्म में। और यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है ये अगर विजिबल रीजन में है तो वो कलर इमिट करते हैं।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा होता है कि इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और जब वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब वो लाइट या रेडिएशन को इमिट करते हैं, जिसकी वजह से उस सोल्यूशन में या उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एक्वस सोल्यूशन में कलर हमें देखने को मिलता है।